उत्तर भारत में मौर्य वंश के पतन के बाद में अगला जो वंश आता है उसका नाम है शुंग वंश। तो इस वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके करी थी। शुंग उज्जैन प्रदेश के थे, जहां इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसी ने हिंदू धर्म को फिर से पुनर्जीवित किया। ये माना जाता है कि पुष्यमित्र ने अशोक निर्मित 84,000 स्तूपों को भी नष्ट किया था। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। तो दोस्तों, ये था शुंग वंश। और शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश। तो 75 से लेके 30 ईसा पूर्व तक इसकी जो समयावधि रहती है। तो शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके उसी के सचिव वासुदेव ने इस वंश की स्थापना करी थी, जिसका नाम था कण्व वंश। तो मित्रों, उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश, फिर कण्व वंश यहाँ तक आता है। अब हमारी जो कहानी है, थोड़ा सा दक्षिणी गोलार्ध में हम चलते हैं और भारत के दक्षिण में हम बात करते हैं आंध्र सातवाहन वंश की। तो पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र जातीय कहा गया है। इस वंश की स्थापना सिमुक ने करी थी और सर्वमान्य तौर पर सातवाहनों का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान माना जाता है। तो इसका पहला जो राजा है उसके बारे में हम बात करते हैं, जिसका नाम था सातकर्णी प्रथम। यह इस वंश का प्रथम योग्य शासक माना जाता है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था। इसने गोदावरी तट पर स्थित प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया। इसने मालवा शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई। तो जो अगला राजा आता है वो नाम है हाल। यह राजा शांति के मामले में महानतम था। यह एक बड़ा कवि तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में उसने एक मुक्तक काव्य की रचना की थी। उसकी राज्यसभा में वृहद कथा के रचयिता गुणाढ्य पैशाची प्राकृत में जो लिखा गया था तथा कातांत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन निवास करते थे। अगला राजा है गौतमीपुत्र शतकर्णी। यह इस वंश का 23वां और सबसे महान सम्राट था। इसकी सैनिक विजयों की जानकारी इनकी मां वलक्षरी के नासिक प्रशस्ति से मिलती है। इसने शहरात वंश के शासक नहपान पर विजय प्राप्त करी थी। इसने बौद्ध संघ को अजकाल किए तथा कार्ले के भिक्षुक संघों को करजक नामक ग्राम दान में दिए थे। गौतमीपुत्र शतकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। अगला राजा है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। गौतमीपुत्र के बाद उसका पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलमावी राजा बना। आंध्र प्रदेश पर पुलमावी ने ही विजय प्राप्त की थी, अतः उसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठान या प्रतिष्ठान में बनाई। कहा जाता है कि अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए गौतमीपुत्र शतकर्णी ने अपने पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलमावी का विवाह रुद्रदमन की पुत्री से किया था। अगला राजा है यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहन वंश का यह अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। इसने शकों द्वारा जीते हुए अपने भूभागों को पुनः अधिकार प्राप्त किया। यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था, क्योंकि इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं, जो उसके जल यात्रा एवं समुद्री व्यापार के प्रति प्रेम का द्योतक है। मित्रों, अब मैं आपको थोड़ा सा सातवाहन युगीन रोचक तथ्यों के बारे में आपको बताऊंगा। तो जो सबसे पहली बात करते हैं कि सामाजिक संगठन की, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने विच्छिन्न होते हुए जो चातुर्वर्ण जो था, ठीक है, उसको इसने दोबारा से स्टार्ट किया था। मतलब जो वर्ण संस्कार कुप्रथा को रोकने के लिए इसने 4 वर्णों की प्रथा को दोबारा से स्टार्ट किया था। ब्राह्मणों को भूमिदान या जागीर देने वाले प्रथम शासक सातवाहन ही थे, किंतु उन्होंने अधिकतर भूमिदान बौद्ध भिक्षुओं को ही दिया। भड़ोच सातवाहन काल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय
बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था। सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिसे कारषाणपण कहा जाता था। सातवाहन काल में दक्कन की सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यह 200 वर्ष का काल दक्षिण में बौद्ध धर्म के लिए सर्वाधिक गौरवशाली युग था। गौतमीपुत्र सातकर्णी को आगमन निलय तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। अब हम सातवाहनों के प्रशासनिक ढांचे के बारे में अगर बात करें तो सातवाहनों ने कई प्रशासनिक इकाइयां वहीं रखी जो अशोक के काल में पाई गई हैं। उनके समय में जिला को अशोक के काल की ही तरह आहार कहते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासक गौलमिक कहलाता था तथा गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। अगर हम इनकी कला एवं भाषा की बात करें तो सातवाहन काल में पश्चिमोत्तर दक्कन या महाराष्ट्र में अत्यंत दक्षता और लगन के साथ ठोस चट्टानों को काटकर चैत्य एवं विहार बनाए गए थे। वस्तुतः यह प्रक्रिया 200 ईसा पूर्व के आसपास एक शताब्दी पहले ही आरंभ हो चुकी थी। चैत्य क्या होते हैं? बौद्ध मंदिर या प्रार्थना स्थल को चैत्य कहा जाता है और जहां भिक्षु निवास करते हैं उन्हें विहार कहते हैं। तो सबसे मशहूर चैत्य पश्चिमी दक्कन में कार्ले तथा स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध अमरावती का स्तूप है। अमरावती स्तूप का निर्माण लगभग 200 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। यह स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से भरा हुआ है।